जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर इनके बारे में पढ़ेंगे। 19th चैप्टर है ये, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इस किताब का। तो ये जो वीडियो है आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे इस नाम से। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, मयूर मोगरे इस नाम से है फेसबुक प्रोफाइल। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे विदाउट स्पेस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो वंस अपॉन ए टाइम वी हैव स्टडीड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब कभी एक ज़माने में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी पढ़ी थी। मैंने आपको समझाया था और आपको समझा भी था, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हमने पढ़ी थी तो उस वक्त हमने ये देखा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो डी फैक्टो है और जो हमारे राष्ट्रपति है वो डी ज्यूरी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी हमने उस वीडियो में अच्छे से समझा था। अब डी फैक्टो और डी ज्यूरी में असल में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए डी फैक्टो जो होते हैं मतलब फैक्ट, सच्चाई। सच्चाई ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो असल में जितने भी रूल्स है रेगुलेशंस है वो लाते हैं, लेकिन किन के नाम पर लाते हैं, तो ज्यूरी के नाम पर लाते हैं, मतलब हमारे राष्ट्रपति के नाम पर लाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सिटीजन जो है इंडिया के वो कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति है। जो भी कार्य किए जाते हैं वो उनके नाम पर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्य करते कौन है, तो वो करने वाले होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब जैसा कि आप कभी मॉल में गए होंगे, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें गए होंगे, तो आपने देखा होगा जो लड़के हैं वो काफ़ी अपने हाथों में जो बैग है, शॉपिंग बैग्स, वो लेकर चलते हैं। तो हमें लगता है बाप रे इस लड़के ने इतनी शॉपिंग कर ली, लेकिन वो डी ज्यूरी है, वो सच्चाई नहीं है। वो तो सिर्फ एक मोहरा है जो हाथ में बैग पकड़ के चल रहा है। असल में जो शॉपिंग है वो किसने की है, तो आप समझ गए होंगे। तो वो डी फैक्टो है, जिसने असल में शॉपिंग की है वो डी फैक्टो है। लेकिन जो हाथ में बैग्स लेकर चल रहा है, जो दूसरों को लग रहा है कि नहीं ये तो सब इसने किया है, तो ये डी जूरी है जो हाथ में बैग लेकर चल रहा है, लेकिन असल में शॉपिंग किसी और ने की है जो डी फैक्टो है। बराबर है, रियलिटी किसने शॉपिंग की है तो वो डी फैक्टो है। रियलिटी में जो पॉलिसीज ला रहे हैं वो डी फैक्टो है, लेकिन जिनके नाम पर आ रही है, जिनके नाम पर जिनका जो वॉलेट है वो ख़त्म होते जा रहा है, तो वो डी जूरी है। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया अगर डी फैक्टो और डी ज्यूरी में क्या फ़र्क है। तो अब अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करता है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे संविधान में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो असल में कौन करने वाला है, हमारे प्रधान सेवक की, प्रधानमंत्री की। लेकिन आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, अब हमारे स्पेसिफिकली तो बोला नहीं गया है कि नहीं इनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी, इस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाएगी, ये जो है क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। लेकिन आर्टिकल 75 जो है वो ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो जो हमारे प्रधान सेवक है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। अब डी फैक्टो में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट करते हैं क्या, डी जूरी के हिसाब से, अब वो ठीक है वो बात की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 75 के हिसाब से, हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 75 के हिसाब से जो हमारा राष्ट्रपति है वो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। अब यहाँ पर केजरीवाल साहब जो है खड़े हो गए कि मुझे अपॉइंट कर लो जी, ये तो गलत है जी, मुझे अपॉइंट कर लो जी। तो यहाँ पर अब जो केजरीवाल साहब है उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं क्या, इसका मतलब है कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं क्या जो हमारा राष्ट्रपति है वो, तो इसका जवाब है ना, किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी एक कंडीशन है जिसके तहत जो राष्ट्रपति है उन्हें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अपने मन के मुताबिक किसी को भी वो चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं, किसी को भी वो प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो कंडीशन वो ये है कि मेजोरिटी रहनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर कोविंद साहब जो है, जब केजरीवाल साहब ने बोला कि मुझे मुझे अपॉइंट कर लो जी, तो यहाँ पर जो कोविंद साहब है उन्होंने बोला कि मेजोरिटी है क्या जी, तो यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है उन पार्टी के पास, उस पार्टी के पास जिसका प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट करना है। तो जिस पार्टी के पास, बीजेपी के पास मेजोरिटी आ गई है, तो बीजेपी के पास अगर मेजोरिटी आ गई है तो यहाँ पर क्या होगा, जो उनके जो वो पार्टी के लीडर रहेंगे या फिर वो पार्टी जिसे चाहेगी उसे प्रधानमंत्री बना पाएगी, और
जो हमारे राष्ट्रपति है उनके मुताबिक यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मन मुताबिक किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए प्राइम मिनिस्टर। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी, जिस पार्टी को ज़्यादातर वोट मिलेंगे, जिस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहेगी, उनके जो लीडर रहेंगे उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब कुछ। अब उसके बाद अब यहाँ पर आती है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब सिचुएशनल ऑथोरिटी, मतलब आली रे आली आता राष्ट्रपतीची बारी आली। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, मतलब खुद की एक पावर होती है। कब? जब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली हो, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हो। ठीक है, जैसे कोएलिशन की हम सरकार देखते आ रहे हैं कितने सालों से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली हो तो यहाँ पर सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है हमारा राष्ट्रपति ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने में। यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, जो अब फॉर एग्जांपल जो कांग्रेस है उसे 5 वोट मिले हैं, 5 सीटें आई हैं उनकी, और जो बीजेपी है उनकी 8 सीटें आई हैं, और टोटल सीटें चाहिए 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिसको सीटें मिली है, मतलब 8 सीटें बीजेपी को, उनको बुलाएंगे, उनको वो बोलेंगे कि आप 2 सीटें जो है वो एक्स्ट्रा लेकर आ जाओ। मतलब आपको मेजोरिटी अभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीने के बाद फ्लोर पर प्रूव करो आपकी मेजोरिटी, लेकिन आप अभी सरकार बना लो। तो जो बीजेपी के जो लीडर रहेंगे उन्हें वो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वहाँ वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो मोस्टली कन्वेंशनली जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो बड़ी जो पार्टी होती है जिनके पास ज़्यादा सीटें आई हैं, मेजोरिटी सीटें आई हैं, उनको वो सिलेक्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो लार्जेस्ट पार्टी रहेगी या फिर जो कोएलिशन की इससे आई हुई रहेगी उन्हें वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन ये जो पार्टी को एज अ कोएलिशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कोएलिशन की सरकार जो रहेगी यहाँ पर जिन्हें वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे उन्हें यहाँ पर विद इन अ मंथ यहाँ पर अपनी जो मेजोरिटी है वो प्रूव करनी पड़ेगी। तब जाकर अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। जैसा कि हमने कई बार देखा है, जो सरकार है वो 13 दिन के लिए रही हुई है या फिर 1 साल के लिए रही हुई है और वो गिर चुकी है। अपनी कोएलिशन की जो सरकार है वो जब अपना सपोर्ट निकाल लेती है या फिर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सरकार जो है वो गिर जाती है, क्योंकि मेजोरिटी बरकरार रखना है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो उन्हें प्रूव करनी पड़ेगी विद इन अ मंथ। अब यहाँ पर और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें पता चलती है, जैसा कि अगर जो हमारे प्रधान सेवक है, अगर प्रधानमंत्री है, वो उनकी अगर मृत्यु हो जाती है सडनली अपने ऑफिस में रहते हुए, तो जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट कर सकते हैं जिसे वो चाहे उसे। यहाँ भी उनके पास एक पर्सनल सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर जो है वो आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर रूलिंग पार्टी जो है उन्होंने अपॉइंट कर लिया अपना नया लीडर, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई पार्टी मेजोरिटी में आती है तो मेजोरिटी में आने के बाद उनका जो लीडर रहेगा उसे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, बराबर है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी अगर सडनली डेथ हो जाती है अपने कार्यकाल में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपने डिस्क्रिशन सिचुएशनल डिस्क्रिशन के हिसाब से यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या होता है, अगर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपना नया लीडर यहाँ पर चुन लिया, अगर यहाँ पर नया लीडर जो है बना लिया, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें उन्हें ही जिन्हें लीडर बनाया है उन्हें ही यहाँ पर अपॉइंट करना होता है। ठीक है, फिर वो अपने मन से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अगर नया लीडर यहाँ पर रख दिया है तो प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं होती है, हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि राजीव गांधी के केस में ऐसा हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में क्या कहा था, अ पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी मिनिस्टर हो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो मिनिस्टर नहीं भी है, ठीक है, यहाँ पर मतलब अब आपको रियलिस्टिक अगर एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मतलब अरुण जेटली साहब,
ये मिनिस्टर नहीं थे, बराबर है, जब इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें चुन के आना पड़ता है, उन्हें यहाँ पर एमपी जो है वो बनना होता है। अब वो जो है वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं या लोकसभा के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं कि मोदी जी यहाँ पर जब उनकी सरकार आई थी तब यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन मोदी जी जो है वो मोदी जी वर्सेस केजरीवाल, तो यहाँ पर इस तरीके का हो गया। और यहाँ पर जो केजरीवाल है उनकी पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर जो केजरीवाल साहब है वो जीत गए। अब केजरीवाल साहब जीत गए मतलब मोदी जी जो है, मोदी जी यहाँ पर हार गए, डिफीट हो गए। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी ये यहाँ पर मेजोरिटी इन्हें मिल गई। मेजोरिटी मिल गई, किसे मिल गई, तो बीजेपी को मिल गई। अब बीजेपी को जब यहाँ पर मेजोरिटी मिली है तो ऑब्वियस है कि सरकार कौन बनाएगा, तो बीजेपी जो है वो यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। अब बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी तो ऑब्वियस है जो उनका लीडर रहेगा वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब यहाँ पर जो उनका लीडर है वो कौन है, तो मोदी जी है लीडर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है, अब ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, जो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रहो, बराबर, मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब वो लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। तो हमारे इस सिचुएशन में दोनों में से अगर कोई भी हो तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पर यहाँ पर मोदी जी तो हार गए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं क्या फिर भी, जब वो दोनों मेंबर के जो मेंबर है वो दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं क्या, मिनिस्टर बन सकते हैं क्या। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा था कि पर्सन जो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर ना हो फिर भी वो अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर भी वो जो मोदी जी है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन सकते हैं। लेकिन कितने महीनों के लिए, तो 6 महीनों के लिए। अब 6 महीनों के अंदर अंदर वो मेंबर बन जाना चाहिए ये दो हाउसेस में से किसी भी हाउस के, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोनों हाउसेस के रह सकते हैं, लोकसभा के भी रह सकते हैं, राज्यसभा के भी रह सकते हैं, मतलब मनमोहन सिंह साहब भी बन सकते हैं और मोदी जी भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों हाउसेस के बन सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्या होता है, सिर्फ लोअर हाउस के रहना चाहिए। अब अगर आप ब्रिटेन की परिस्थिति देखोगे, अगर आप इंग्लैंड की परिस्थिति देखोगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा लोकसभा है मतलब लोअर हाउस है, वहीं के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन सकते हैं, मतलब जो लोकसभा के मेंबर रहेंगे वही सिर्फ वहाँ पर ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्यसभा के भी बन सकते हैं और लोकसभा के भी बन सकते हैं, और अगर दोनों हाउसेस के नहीं है मेंबर फिर भी बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 महीनों के लिए, 6 महीनों के अंदर अंदर उन्हें चुनकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1997 में। उसके बाद अब ओथ आती है। अब यहाँ पर चुनकर आ गए, बराबर है, चुनकर आ गए, हमने देख लिया कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मेजोरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद अगर सडन डेथ हो जाती है तो कौन बनेगा, जो लीडर, अगर अल्टरनेटिव लीडर यहाँ पर खड़ा कर देती है मेजोरिटी पार्टी, रूलिंग पार्टी, तो प्राइम प्रेसिडेंट को उन्हें ही अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद दोनों हाउसेस के अगर मेंबर नहीं है फिर बन सकते हैं क्या, तो हाँ बन सकते हैं मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। अब यहाँ पर ओथ, ओथ का यहाँ पर देखते हैं हम, ओथ का कैसा सीन है। तो यहाँ पर ओथ आती है, ट्रू बियर ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमारा जो संविधान है उसे ट्रू फेथ दिखाना पड़ेगा, एलिजेंस दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपहोल्ड करना पड़ेगा, टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर जगह अगर आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी, तो यहाँ पर सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सुई, ये शब्द कंबाइंड आते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर उनकी ओथ देखोगे तो टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी यहाँ पर नहीं है। टू अपहोल्ड सोवरेनिटी मतलब सुप्रीमिटी जो है, और इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी हम बोलते हैं मतलब जैसा कि सब कुछ इंटीग्रेटेड है, जैसा हम सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम हो गई। तो इंटीग्रिटी रहना चाहिए इंडिया में। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज हाउस, जो उनका हाउस है उसकी जो ड्यूटीज़ है वो फेथफुली उन्होंने डिस्चार्ज करनी चाहिए। टू डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज विदाउट फियर, बिना डरे, यहाँ पर जो अपना बिना डरे, किसी भी डर के बिना यहाँ पर जितना भी राइट मतलब सच, जो भी सही चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर करनी चाहिए बिना डरे, विद दी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, तो ये हो गई इनकी ओथ। कभी ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि ये जो ओथ है, प्राइम मिनिस्टर की ओथ हो या मिनिस्टर की ओथ हो, इसमें से कौन सी जो ओथ है वो नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर एक आधी ओथ जो है वो राष्ट्रपति की डाल देंगे, तो आपको उसमें से पहचानना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी जो है वो कुछ भी पूछ सकती है, तो आपको सतर्क रहना है, इसलिए ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। या इस तरीके की भी चीज़ डाल सकते हैं, टू अपहोल्ड सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो यहाँ पर यूनिटी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। तो अब आती है ओथ ऑफ सिक्रेसी। अब यहाँ पर ओथ ऑफ सिक्रेसी रहती है जिसमें कि ऐसा होता है, जो मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ये ओथ ऑफ सिक्रेसी लेते हैं जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो उन्हें सीक्रेटली रखना है, जो उन्हें किसी को बताना नहीं है, तो वैसे जो सिचुएशन रहेगी, वैसे जो मैटर्स रहेंगे, तो वो मैटर्स वो सीक्रेटली रखेंगे और किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर उन्हें मनमोहन सिंह मोड पर जाना है, ऑन लाइटर नोट, कोई भावुक नहीं होगा, तो यहाँ पर उन्हें शांत रहना है, किसी को कुछ बताना नहीं है। जैसा कि डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन, तो इस तरीके के ऑन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो इस तरीके की डिसीजन जो है सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी, उन्हें सीक्रेट रखना पड़ेगा हर किसी को, ये भी एक ओथ होती है। उसके बाद टर्म कितना होता है अब, तो अगर आप टर्म देखोगे तो टर्म फिक्स नहीं है। अगर आप संविधान में देखोगे तो जैसे प्रेसिडेंट का दिया है, राष्ट्रपति का 5 सालों के लिए रहेंगे, उपराष्ट्रपति का 5 सालों के लिए रहेंगे, तो इस तरह की कोई भी टर्म, टेन्योर यहाँ पर जो हमारे प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, उनके बारे में दी नहीं है। इनका बारे में बोला हुआ है कि एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति है उनके प्लेजर के हिसाब से रहेंगे, उनको जब तक लगेगा तब तक रहेंगे। मतलब जैसे प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और कोई अपॉइंटमेंट प्रोसेस दी नहीं है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को अपने हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, बराबर है, जो मेजोरिटी पार्टी है, कंडीशन है वहाँ पर कि मेजोरिटी रहनी चाहिए तभी अपॉइंट कर सकते हैं लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से यहाँ पर प्लेजर तो दिया हुआ है कि वो एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन इसमें भी वो अपने हिसाब से, प्लेजर के हिसाब से रख सकते हैं कि जब मन किया नहीं निकल जाओ, तो ये भी नहीं है। जब तक वो मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, वो जो सरकार है वो मेजोरिटी अपनी होल्ड करके रखती है लोकसभा में, तब तक उन्हें कोई भी निकाल नहीं सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं निकाल सकते हैं। जब उनकी मेजोरिटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, जब उनकी मेजोरिटी जो है वो खारिज हो जाएगी, उस वक्त यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रपति है वो उन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, तब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें रिसिग्नेशन देना पड़ेगा, या जो हमारा राष्ट्रपति है वो उन्हें निकाल सकते हैं। मैं सकते हैं पर जोर दे रहा हूँ, तो हम आगे देखेंगे क्यों। एज लॉन्ग एज एंजॉयज द मेजोरिटी इन द लोकसभा लूजेस, जब तक अपनी मेजोरिटी जो है वो स्थापित करके रखते हैं जो हमारा पार्टी है वो, तब तक प्रेसिडेंट जो है उन्हें नहीं निकाल सकते हैं, प्रेसिडेंट को उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाए रखना पड़ेगा। अगर वो लूज़ कर देते हैं अपनी मेजोरिटी, लूजेज द कॉन्फिडेंस, मस्ट रिज़ाइन, यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधान सेवक है, अगर उनकी मेजोरिटी यहाँ पर चली गई तो उनको मस्ट रिज़ाइन, ठीक है, मस्ट रिज़ाइन। और प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम, जो हमारे राष्ट्रपति है, यहाँ पर शब्द आ रहा है कैन, यहाँ पर आ रहा है मस्ट, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ों में यूपीएससी खेल सकता है आपके साथ। प्रेसिडेंट मस्ट डिसमिस हिम इस तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन वो गलत रहेगा। प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू डिसमिस हिम, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम, ठीक है, बट ही मस्ट रिजाइन। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट जो है वो कैन डिसमिस हिम, ठीक है, बट ही मस्ट रिजाइन। उसके बाद अब सैलरी एंड अलाउंसेस, अब यहाँ पर आती है मुद्दे की बात, यहाँ पर आती है सैलरी की बात। अब सैलरी जो है वो कौन सा शेड्यूल सैलरी के साथ खेल सकता है, तो सेकेंड जो शेड्यूल है वो सैलरी के बारे में बोलता है, हमारे संविधान का सेकेंड शेड्यूल। तो उसमें जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, उनकी बात आती है क्या, तो नहीं आती है, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल में किन किन की सैलरी की बात आती है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, CAG। ठीक है, अब यूनियन अगर आप देखोगे, हमारा प्रेसिडेंट का जो
चैप्टर है प्रेसिडेंट का, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, तो उसमें सीएजी जो है वो यूनियन में नहीं आते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो सीएजी है उनके सैलरी के बारे में बोला गया है, उनकी सैलरी के बारे में बोला गया है। पर यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनके सैलरी के बारे में नहीं बोला गया है। अब यहाँ पर और किनके सैलरी की और अलाउंसेस की बात सेकंड शेड्यूल में बोली गई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने इनके बारे में बता दिया है और किनकी सैलरी की बात सेकंड शेड्यूल में बोली गई है। तो यहाँ पर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम गेट्स कंप्यूटरी अलाउंसेस। अब कंप्यूटरी अलाउंसेस मतलब क्या होता है, खुद के बारे में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो मतलब खुद की जो पर्सनल चीज़ें होती है जैसा कि फूड हो गया, कपड़े हो गए, तो ये सब जो है कंप्यूटरी अलाउंसेस ये भी उन्हें मिलते हैं। उसके बाद फ्री अकोमोडेशन, कहीं भी गए तो फ्री अकोमोडेशन, उन्हें पैसे नहीं देना पड़ेगा किसी भी अकोमोडेशन के। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो इनका फेवरेट है ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वो, और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अलाउंसेस इन्हें मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सैलरी अलाउंसेस। तो सैलरी इनकी पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता है। जिस तरीके से अभी काफ़ी जो पार्लियामेंट के द्वारा जो सैलरीज है वो बढ़ा दी गई है, जैसे हमारे राष्ट्रपति जो है 5 लाख कर दी गई है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी 4 लाख कर दी गई है। ये हो गई सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बातें। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। अब पावर्स एंड फंक्शंस जो है ये भी काफ़ी हैं इनके, जैसा कि आता है पहला इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में इनकी क्या क्या है, तो रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं क्या, तो अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टी मतलब बीजेपी चुनकर आ गई है, बराबर है, बीजेपी चुनकर आ गई है। यहाँ पर जो उनके लीडर थे मतलब मोदी जी यहाँ पर लीडर थे उनके, ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बाकी जो 15% मिनिस्टर्स यहाँ पर रहना चाहिए, बराबर है, 15% जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर रहना चाहिए। अब 15% जो मिनिस्टर्स है वो कौन अपॉइंट करने वाला है, तो वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से करते हैं क्या, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करते हैं क्या, तो नहीं। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिन जिन लोगों को बताएंगे, जो एडवाइस देंगे, उन्हें ही यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। आस्क मिनिस्टर टू रिज़ाइन, अगर कोई मिनिस्टर उनकी सुन नहीं रहा है तो भाई तुम रिज़ाइन कर दो, तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ पर मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ पर रहूँगा, तो प्रेसिडेंट जो है उन्हें एडवाइस दे सकते हैं कि उसे डिसमिस कर दो भाई तुम। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है डिसमिस करने की। उसके बाद एलोकेट एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज़, जो भी पोर्टफोलियोज़ होते हैं, जैसे कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो होती है, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है उसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में भेज देंगे। तो ये जो रीशफलिंग है वो करते रहते हैं। गाइड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसे गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर कोलैप्स कर सकता है खुद के रेसिग्नेशन से, मतलब मैं रिज़ाइन करूँगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रिज़ाइन कर देंगे। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है, मैं जहाँ रिज़ाइन करता हूँ वहाँ पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर देती है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई रिज़ाइन करता है, जैसे कि अगर अरुण जेटली साहब जो है अगर वो रिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, वो जो प्लेस है सिर्फ वो वैकेंट हो जाएगी, बराबर है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रधान सेवक जो है अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब क्या है, अगर हमारे प्रधान सेवक अगर रिज़ाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देगी, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो वो जो प्लेस है वो सिर्फ वैकेंट हो जाएगी। उसके बाद इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर्स फंक्शंस होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, तो कम्युनिकेट करते हैं जितने भी डिसीजंस हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो भी एग्जीक्यूटिव जितने भी पावर्स, जितने भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं उन्हें वो पहुँचाएंगे, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट, फर्निश एंड एडवाइस, ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो फर्निश करते हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ प्रेसिडेंट में कॉल फॉर प्रेसिडेंट, जो भी चीज़ों के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से हो रही है उसके बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जितना भी बुलाएंगे तो उस बारे में यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्हें फर्निश करेंगे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो। उसके बाद एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को ऑन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखी है, एडवोकेट जनरल हो गए, तो इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहेगी उस बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हें वो एडवाइस करेंगे,
जो हमारे प्रधान सेवक है वो। तो ये हो गया इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। उसके बाद आते हैं इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की इसमें एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसका जो सेशन है उसे समन करो, प्रोरोग करो। रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो, ठीक है, मतलब खुद रेसिग्नेशन दे दो और फिर जो लोकसभा है वो तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, बराबर है। यहाँ पर अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस पर वो अनाउंस करेंगे कि मित्रों हमने ये किया। तो इस तरीके की जो भी पॉलिसीज रहेगी वो यहाँ पर अनाउंस करेंगे फ्लोर पर। उसके बाद अदर पावर, अब बाकी क्या पावर्स है, तो वो चेयरमैन होते हैं। तो किसके चेयरमैन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। पहले जो फायर प्लान था, प्लानिंग कमीशन, उसके रहते थे, अब नीति आयोग हो गया है तो नीति आयोग के वो चेयरमैन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसके चेयरमैन है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल उसके चेयरमैन है। इंटरस्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो किन किन काउंसिल्स के, किन किन डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग, नीति आयोग तो ध्यान में ही रहेगा आपको। नीति आयोग ध्यान में रखना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो भी डेवलपमेंट होती है, नेशनल डेवलपमेंट होती है तो उनके जो काउंसिल है उसके उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अब आपने इसमें ही पढ़ा होगा, मतलब अगर आपने ओथ उनकी अच्छे से देखी होगी तो यहाँ पर आपको इंटीग्रिटी दिखा होगा, बराबर है। इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, मतलब सुप्रीमेटी, सुप्रीमेटी मतलब क्या है कि जितना भी डेवलपमेंट है वो करने की क्षमता, और जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। तो इससे आप याद रख सकते हो जो उनकी चेयरमैन किस किस के होते हैं वो। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है वो जैसे कि इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, क्योंकि इंटीग्रिटी मेंटेन करना है उन्हें। डेवलपमेंट, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी है वो, तो डेवलपमेंट उनके हाथ में है। इंटरस्टेट काउंसिल, जो भी इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट में कौन रहेगा, तो मेन यूनियन के जो रहेंगे वही रहेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक। नेशनल वाटर रिसोर्सेज, वाटर की इतनी स्कैरिसिटी शुरू है, ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, तो इसके भी वो रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर स्टेट रिलेशन है वो देखा था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ ये अपने आप याद हो जाएंगे। शेपिंग फॉरेन पॉलिसीज़, जो फॉरेन पॉलिसी है किस तरीके से शेप होना चाहिए, डिप्लोमेसी किस तरीके से रहना चाहिए। तो इतने जो फॉरेन कंट्रीज़ कर रहे हैं वो डिप्लोमेसी अपनी बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से कैसी फॉरेन पॉलिसी शेप होना चाहिए, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए भी जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो हमारे प्रधान सेवक के पास है। चीफ स्पोक पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। क्राइस मैनेजर इन चीफ ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के दौरान जो क्राइस मैनेजर इन चीफ है वो भी हमारे प्रधान सेवक होते हैं। लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं जो पावर में है उनके, बराबर है। और काफ़ी ऐसी पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं हमारे प्रधान सेवक के पास। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है चैप्टर्स बनाने में, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।